वर्ल्ड इंडिया की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर जो है बंगाल को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पहला पार्ट जो आता है वो आता है बंगाल। तो बंगाल के लिए जो है जो हमें बात ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि बंगाल वो फर्स्ट प्रोविंस था जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आया था। ठीक है, यूपीएससी जो है एक दोबारा क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहला स्टेट कौन सा था जो ब्रिटिश रूल के अंडर आया था, तो आंसर क्या होगा? बंगाल। ठीक है, आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ जो है वो कब हुई थी? 1707 में हुई थी बच्चों। और औरंगजेब की डेथ के बाद जो है आप लोग जानते हैं मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद से जो है मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल को जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जो है उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है बच्चों, फारूक शेर जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने 1719 में जो है उड़ीसा जो है वो किसको दे दिया? मुर्शिद कुली खां को उन्होंने जो है ये दे दिया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? फिर मोहम्मद शाह रंगीला, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल एम्परर थे, इन्होंने जो है सुजाउद्दीन को, किसको? सुजाउद्दीन को जो है इन्होंने क्या किया? बिहार की गवर्नरशिप दे दी। ठीक है बच्चों, क्या दे दिया इन्होंने? बिहार की गवर्नरशिप इन्होंने जो है किसको दे दिया? इन्होंने सुजाउद्दीन को दे दिया। सुजाउद्दीन जो कि मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बंगाल जो है वो आपका काफी प्रॉस्परस यानी समृद्ध राज्य था और अर्बनाइज भी था। ठीक है, उसके क्या कारण है जो ये इतना समृद्ध था? तो सबसे पहला कारण है वो है फर्टाइल लैंड। क्या है आपका? फर्टाइल लैंड, यानी जमीनें जो है काफी उपजाऊ थी, गंगा के मैदान जो है काफी उपजाऊ है, फिर यहाँ पे डेल्टा भी पड़ता है, तो उसकी वजह से ये काफी उपजाऊ था और काफी प्रोडक्शन होता है, पैदावार काफी ज्यादा होती थी, इसकी वजह से लैंड रेवेन्यू काफी कलेक्ट होता था। बंगाल जो है कॉटन और सिल्क के प्रोडक्शन का भी बड़ा सेंटर था उस टाइम, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉथ इंडस्ट्री थी और साथ ही साथ बंगाल जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का भी जो है काफी बड़ा सेंटर निकल कर आया, क्योंकि वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल के रूप में जो है काफी प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्री भी वहाँ पे स्टैब्लिश थी। और अगर आप ध्यान दें बंगाल के मैप में जो है तो वो जो है सी एक्सेस भी था, इससे तो बंदरगाह भी थे, तो इसीलिए बंगाल जो है काफी इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभर कर आता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खां की। किसकी बात करते हैं? मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं, जो कि जो है क्या थे? आपके इसके फाउंडर थे। ये बात हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैदराबाद के जो आसफ जहां थे, हैदराबाद के कौन? आसफ जहां, मैंने इनका नाम आपको पहले भी बताया था, इनका एक और नाम था चिनकलीज खां, रियल नेम क्या था? चिनकलीज खां, जिन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है जिन लोगों ने जो है डिफेक्टो की तरह शासन करना स्टार्ट किया, ठीक है, वो लोग जो है कौन कौन थे? वो थे आसफ जहां, वो थे मुर्शिद कुली खां, वो थे सदातुल्ला खां। तो इस तरह से जो है इन लोगों की काफी लंबी लिस्ट है। ठीक है बच्चों, तो मुर्शिद कुली खां को जो है औरंगजेब ने जो है क्या किया? बंगाल का दीवान डिक्लेयर किया था। मुर्शिद कुली खां ने अपने नाम से संभवतः जो है मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां ने जो है ढाका से कैपिटल चेंज करके जो है मुर्शिदाबाद कर दिया। तो आप ये देख रहे हो ये सारे तरीके क्या है? ये सारे तरीके वही हैं कि धीरे धीरे बंगाल पर जो है ये अपना होल्ड जो है स्टैब्लिश करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। तो इसमें हमने एक वर्ड यूज किया था, वो यूज किया था डी जूरे या और डिफैक्टो। क्या वर्ड यूज किया था? डी जूरे और डिफैक्टो। तो सबसे पहले हम डी जूरे समझते हैं। तो डी जूरे का मतलब क्या होता है? डी जूरे का जो मतलब होता है वो होता है लॉ के या लीगल बेस पर जो है राइट होना, राइट का होना, अधिकारों का होना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है कानून के आधार पर अपने अधिकारों को जमाता है, इसे क्या बोलते हैं? डी जूरे कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में किसी अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? डी फैक्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी फैक्टो कहा जाता है। ठीक है, कि कानूनन उस पर जो है अधिकार किसी और का है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली उसको यूज कोई और कर रहा है, तो इसे हम डी फैक्टो कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो जो समझने वाली बात है वो ये कि डी जूरे जहां लीगल रिकॉग्निशन की बात करता है, वहीं डी फैक्टो फैक्चुअल रिकॉग्निशन की बात करता है। इस चीज को समझना काफी जरूरी है। डी जूरे जो है वो परमानेंट रिकॉग्निशन की बात करता है। किसकी बात करता है? परमानेंट रिकॉग्निशन की बात करता है। वहीं जो डी फैक्टो जो है वो जो है
प्रोविजनल या टेम्परेरी रिकॉग्निशन की बात करता है। किसकी बात करता है? टेम्परेरी रिकॉग्निशन की बात करता है। तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इन दोनों में जो अंतर है। एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊं कि काफ़ी साल पहले जो है मुशर्रफ, जो कि उस टाइम पर पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टेड पीएम का तख्ता पलट कर दिया। तो नवाज शरीफ जो है वो डी जूरे पावर में थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के थ्रू जो है, इलेक्शन के थ्रू जो है वो पावर में थे। वहीं मुशर्रफ जो है वो रियल में पावर को एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने उनको हटा दिया, उनका तख्ता पलट कर दिया। तो मुशर्रफ क्या हुए? डिफैक्टो हुए, और नवाज शरीफ क्या हुए? डी जूरे हुए। अगले साहब जो आते हैं वो है मुर्शिद कुली खां। इन्होंने जो है धीरे धीरे बंगाल पर अपनी सत्ता जो है वो कब्जानी स्टार्ट कर दी। इन्होंने जो है जर्ब मुर्शिदाबाद नाम से जो है अपने सिक्के जो है इन्होंने छपवाए, इन्होंने बनवाए, ढलवाए। इसके साथ साथ जो है इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना भी की, क्योंकि बिना कोई राज्य जो है लॉ एंड ऑर्डर के इस्टेब्लिश के बिना कोई राज्य जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है उस टाइम पर जो जमींदार जो काफ़ी खिलाफ थे उनको जो है उनके विद्रोह को दबाया, और इन्होंने जो है किसानों को जो है संतुष्ट करने के लिए उनको तकावी लोन्स दिए, ताकि वो जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने क्या किया? जागीर लैंड को जो है खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि जागीर लैंड किसे कहते हैं? तो जागीर लैंड जो है वो लैंड होता है जिस पर कोई राजा जो है अपने गवर्नर के थ्रू जो है टैक्स कलेक्ट करता है। तो जिस लैंड पर जो है टैक्स कलेक्शन के लिए मिडल मैन होते हैं वो जागीर लैंड होते हैं, और जिस लैंड पे जो है राजा जो है अपने ऑफिसर्स या अपने कर्मचारियों के थ्रू जो है क्या करवाता है? प्रोडक्शन करवाता है, सारा प्रोडक्शन खुद रख लेता है, यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं होता, तो उसे खालसा लैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जागीर लैंड में जो है राजा को प्रोडक्शन कम मिलेगा क्योंकि वो बढ़ जाता है, और खालसा लैंड में राजा को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है क्योंकि सीधा का सारा प्रोडक्शन जो है उसके पास ही आता है। इसके अलावा इन्होंने जो है रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो है रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया। तो सवाल ये है कि रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है? रेवेन्यू फार्मिंग यानी इजारेदारी प्रथा। क्या होती है इजारेदारी प्रथा? क्या होती है इजारेदारी प्रथा? इजारेदारी प्रथा वो प्रथा होती है जिसमें बोली लगाया जाता है। जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया जाता है, यानी जमींदारी उसको दे दी जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों किया गया? ताकि जो है इनको जो है रेवेन्यू काफ़ी मिले, तो इसलिए इन्होंने जो है इस सिस्टम को स्टार्ट किया। सुजाउद्दीन ये कौन थे? ये जो है इनके दामाद थे। किनके दामाद थे? ये मुर्शिद कुली खां के जो है दामाद थे। ठीक है बच्चों। आगे देखें, इनका जो शासन जो है वो किस लिए जाना जाता है? इनका शासन जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रीऑर्गेनाइज किया। हमने अभी देखा था कि टाइम टाइम पर जो है बिहार के साथ जो है उड़ीसा और बिहार की जमींदारी जो है ऐड कर दी गई, गवर्नरशिप ऐड कर दी गई, और इस तरह से बंगाल जो है काफ़ी बड़ा राज्य हो गया। अगर मैं तब के बंगाल को आज के बंगाल से कंपेयर करूं तो तब के बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल राज्य, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सभी थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है इक्वल मौका दिया प्रशासन में। ये हमें एग्जाम्पल से ही पता लग जाता है कि इनके एडवाइज़र कौन थे? जगत सेठ थे। ठीक है। राय या आलमचंद थे जो कि काफ़ी अच्छे फाइनेंसर थे, जबकि जगत सेठ बैंकर थे। ठीक है बच्चों। और इन्होंने अली वर्दी खां को जो है अपना क्या सुना? नायब सूबेदार बिहार का चुना, क्योंकि बंगाल काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए बिहार से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है इनको किसकी ज़रूरत थी? हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने जो है नायब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर को जो है अपॉइंट किया। इसके बाद इनके जो सक्सेसर हैं वो कौन है? सरफराज खान। ठीक है। इन्होंने टाइटल लिया था आलम उद दौला हैदर जंग। ठीक है बच्चों। इस नाम से इन्होंने टाइटल लिया। ठीक है। आगे बढ़े। फिर आते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां क्या करते हैं? सरफराज को जो है मार देते हैं। सरफराज को क्या करते हैं? अली वर्दी खां उनका मर्डर कर देते हैं और खुद रूलर बन बैठते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं? 2 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए किसको बेचते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला को बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? ताकि वो उनके शासन को लीगलाइज करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मुगल रूलर जो थे वो ही गवर्नर अपॉइंट करते थे, राइट। मुर्शिद कुली खां को अपॉइंट मुगल रूलर नहीं किया था, तो इन्होंने जो है उनके सक्सेसर को हटाया। तो इसीलिए ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए मुगल रूलर को 2 करोड़ रुपये देकर जो है ये क्या करना चाहते थे? अपनी रिकॉग्निशन को हासिल करना चाहते थे अपने लिए। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को कंट्रोल किया। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को कंट्रोल किया। कैसे? क्योंकि वो सभी जो है अपनी अपनी फैक्ट्री को क्या कर रहे थे? फोर्टिफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फोर्टिफाई कर रहे थे। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ पर थी?
अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो थी कैलकाटा, ठीक है। और वहीं फ्रेंच की फैक्ट्री कहाँ थी? चंद्रनगर। ये दोनों जो हैं बंगाल में हैं, और ये दोनों अपनी फैक्ट्री को इसलिए फोर्टिफाई कर रहे थे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी खतरा था। साथ ही साथ आए दिन मराठे जो हैं आक्रमण करते रहते थे, तो अपने आप को उन आक्रमण से बचाने के लिए, एक दूसरे के खतरे से बचाने के लिए इन्होंने फैक्ट्री का क्या किया? फोर्टिफिकेशन किया, ठीक है बच्चों। फिर मराठों ने अटैक किया रघुजी भोसले के नेतृत्व में, और जिसकी वजह से जो है अलीवर्दी खां को उड़ीसा का कुछ पार्ट और 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देने पड़े। चौथ क्या था? मराठों के द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला ये एक टैक्स था, ठीक है बच्चों। अलीवर्दी खां का कोई सुपुत्र नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के बेटे यानी अपनी नाती, अपने ग्रैंडसन को, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, उसको अपॉइंट किया, ठीक है बच्चों। अब बात करें चौथ के बारे में, तो चौथ और सरदेशमुखी ये दो बड़े टैक्स थे जो मराठों के द्वारा जो है क्या किए जाते थे? कलेक्ट किए जाते थे। क्या किए जाते थे? कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें सरदेशमुखी की। सरदेशमुखी एक टैक्स था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्या था ये? एक टैक्स था, ठीक है बच्चों। और ये कहाँ से इकट्ठा किया जाता था? ये इकट्ठा किया जाता था स्वराज से। कहाँ से? स्वराज से। क्या होता है स्वराज? मराठों के एम्पायर को स्वराज कहा जाता था, शिवाजी के एम्पायर को स्वराज कहा जाता था, ठीक है बच्चों। और ये टोटल प्रोडक्शन का 1/10 कितना? कुल उत्पादन अगर मान लो 100 किलो है तो उसका 10 किलो जो है वो टैक्स के रूप में, सरदेशमुखी के रूप में देना पड़ता था, ठीक है, मराठा एम्पायर में रहने वाले लोगों को। वहीं बात करें इसकी चौथ की, तो चौथ जो है ये मराठा एम्पायर यानी स्वराज्य के बाहर से इकट्ठा किया जाता था। कहाँ से इकट्ठा किया जाता था? बाहर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सरदेशमुखी है वो इनसाइड स्वराज, और जो चौथ है वो आउटसाइड स्वराज से इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। और ये कितना होता था? कुल उत्पादन का, इन टोटल प्रोडक्शन 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 25% नाम से पता चलता है। तो जैसा आपने देखा रघुजी भोसले ने बंगाल से क्या इकट्ठा किया? चौथ इकट्ठा किया, सरदेशमुखी नहीं। क्यों? क्योंकि बंगाल जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं था, और जो पार्ट मराठा एम्पायर का नहीं था वहाँ से चौथ इकट्ठा किया जाता था। आई होप बच्चों आपको जो है इस पार्ट में बंगाल का जो फर्स्ट पार्ट था ये समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।